अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2019 मैंने पहले भी इसके ऊपर 2-4 दफ़ा बात की है कि उस वक्त भी एक सिचुएशन थी और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई थी इमरान के विज़िट के बाद, तो लगता ये था कि शायद मसला कश्मीर के हल की जानिब हम चलने लगे। ये गर्मजोशी आज भी मौजूद है और वो आई लव पाकिस्तान ट्रंप कहते हैं, उस वक्त भी ट्रंप थे, आज भी ट्रंप है। तो हम महसूस करते हैं कि शायद कोई बहुत ही बेहतरी की जानिब हम बढ़ने लगे और मसला कश्मीर का हल होने लगा। ये 25-30 सालों में कई मौके ऐसे आए हैं कि लगता है कि अमेरिका या वाशिंगटन हमें इस इशू के ऊपर सपोर्ट करेगा, करता नहीं है। वो सिर्फ एक तासुर पैदा होता है। जनरल मुशर्रफ ने भी इस तासुर को काफ़ी तक़वियत दी अपने बयान से कि बुश जो है वो उनके को बड़ी हैं, दोस्त हैं। तो जैसे ही ये उनकी इंगेजमेंट 9/11 वाली डिलीवर करेगी, उसके फ्रूट्स ही होंगे कि मसला कश्मीर का कोई हल निकल आएगा। कभी वो 7 रीजन्स की बात की, कभी किसी और हल की बात की, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने कश्मीर कॉज को इन बातों से नुकसान पहुंचाया, फ़ायदा नहीं हुआ। फंडामेंटली हमें एक पोजीशन के ऊपर स्टिक करना चाहिए और वो है कि इस्तिस्वाब राय, यूएन रेजोल्यूशन, और उसके आगे बात नहीं करनी चाहिए। यही फंडामेंटल हमारा क्लेम रहना चाहिए। बैक चैनल जो भी आपकी इंगेजमेंट हो, आप उसके अजीत दोवल के साथ भी बैठ के कहीं दुबई में या लंदन में मुज़ाकरात करते रहे हो। माजी में हम करते रहे, ऑफिशियली एक्सेप्ट कभी किए नहीं गए, करते रहे। रिटायर्ड जनरल यहाँ से इंगेज करते रहे अजीत दोवल के साथ, पॉलिटिकल लोग भी करते रहे, कभी किसी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ। तो हमें एक परमानेंट एक अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ऑफिशियल पोजीशन हमारी ये है। बिहाइंड द सीन आप जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं करें, लेकिन जब तक कोई चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो जाती, जब तक फ्रूट्स टेबल पे हैं नहीं है, तो तब तक आपको एक ही बात कहनी है कि एज़ पर यूएन रेजोल्यूशंस। तो 5 अगस्त 2019 को उसने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, 35A ख़त्म कर दिया। 35A कश्मीरियों के हकूक़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसका ख़ात्मा, तो उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स रहने चाहिए। लेकिन क्या मौका नहीं था कि हम 5 अगस्त 2019 से 1 महीना या 2 महीने पहले वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करते? पता था इस्लामाबाद को, ये कहा जाए कि पता नहीं था तो बहुत बड़ा झूठ होगा। आज दोबारा वही सूरत हाल है। बहुत सी खबरें चल रही हैं जिसमें कहा जाता है कि वो या वैली को, या हो सकता है पूरे जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है पूरे के पूरे को ज़म कर दे भारत के साथ, या लद्दाख की पोजीशन के ऊपर कोई वो अपने आइन के अंदर तरमीम कर दे। तो आज भी दोबारा हमें वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों पे जो एहतजाज हैं, जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, अब 5 अगस्त को एक दिन के तौर पर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ जाए, इस्लामाबाद में इवेंट हो, लाहौर में इवेंट हो, लेकिन एक बड़ा इवेंट जो है वो आपकी टीम्स, इसाक डार हो या बिलावल हो या इस तरह की 4-5 और पार्टियों से बड़े लोग, नामवर लोग जो है एक टीम का हिस्सा हो, वो मॉस्को भी जाएं, वाशिंगटन भी जाएं, वो रियाद भी जाएं, वो लंदन भी जाएं और सारे वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करें कि ये मुतनाज़ा इलाका है एज़ पर यूएन रेजोल्यूशन। जब तक इसका हल नहीं हो जाता, इसकी हैसियत को तब्दील करना वो उन रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी या मुनाफी है, ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह पानी के ऊपर जो उसने पोजीशन ली हुई है, हमें बार बार ये चीज़ ऐड ऑन करनी है इसके ऊपर। तो कश्मीर को भी उसमें शामिल करें, पानी वाले इशू को भी शामिल करें, और जो इंडियन टेररिज्म है इस इलाके के अंदर, क्योंकि हम बड़े सालों से ही सुनते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है, कभी वो BLA के ज़रिए करता है, कभी TTP के ज़रिए करता है, कभी वो पूरी वो जाफ़र एक्सप्रेस को ले जाता है अगवा करके। ये सारी बातें दुनिया के सामने रखनी है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसके नतीजे में कोई 20-25 अफराद की टारगेट किलिंग की गई है, और कुछ के शवाहिद तो पब्लिकली अनाउंस हुए हैं, कुछ बरतानवी अखबारात ने डिटेल्स छापी हैं। सारों को लेकर पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए, और एक ही तरीका है दुनिया के सामने अपनी बात को रखने का, बार बार जाइए, बार बार अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखिए, और उसी तरीके से आप एक दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर करने में कामयाब हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे, और आज ही के दिन ये 7 खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडिंग फिगर्स हैं, मतलब कौमी असम्बली में उनके जो लीडर हैं या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं वो भी नाअहल हो गए। जो सेनेट में उनके लीडर हैं उनको भी नाअहल करार दे दिया गया। तो उमर अयूब हैं, राय हैदर हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, ज़रताज गुल हैं, राय हसन नवाज़ हैं, और इस तरह के शिबली फराज हैं, बड़े बड़े नाम हैं। क्या इससे हमारी सियासत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या सियासत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी? मेरा तो ख्याल है कि सियासत के पाँव ज़मीन पर रखने के काबिल रही नहीं है। जमहूरियत इस काबिल नहीं है कि वो अब अपने पाँव के ऊपर आगे चल सके। जिस तरह की सूरत हाल इन फ़ैसलों से पहले भी थी, और इन फ़ैसलों के बाद मज़ीद उसने इसको लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, उसको मज़ीद लूला लंगड़ा कर दिया। तो इन फ़ैसलों से फ़ायदा नहीं होगा, और मसाइल बढ़ेंगे और जमहूरियत और सियासत कमज़ोर होगी। हमें इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करके तो फ़ायदा हो सकता है, इनको तो आना करें।
कल को ये नेशनल कॉज के लिए पार्लियामेंट कोई करारदाद पास करे तो पूरी दुनिया में जाए कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है, वहाँ लीडर ऑफ द हाउस भी बोले, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोले, दोनों की आवाज़ों में वज़न हो। लेकिन अगर इसको हम काट पीट के छोटा कर देंगे इसके कद को, तो फिर इसकी आवाज़ में वो वज़न नहीं रहेगा, जैसे आजकल हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ 26वीं तरमीम के बाद किया। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहां हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ये आज नहीं सोचना चाहिए कि आज इमरान को डियाला में कैसे बंद करना, ये सोचना चाहिए कि 50 साल 25 साल 30 साल बाद हमें क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगी चीज़, मजबूत पार्लियामान या टूटी फूटी पार्लियामान। तो ये दो बड़े आज के मौज़ूआत हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ अरशद मलिक साहब, अरशद साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे और सेनेटर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एयर मार्शल साहब, पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैंने वो 5 अगस्त का एक लंबा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन कल से वो खबरें पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि वैली के ऊपर भी एक नई कुछ चीज़ आने वाली है। 15 अगस्त को ऐलान करेंगे, लद्दाख पे भी कुछ करेंगे, जम्मू पे भी कुछ करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारा कुछ अगर पता है मुझे या एंटिसिपेट मैं कर रहा हूँ, तो मेरे एक्शंस क्या हैं? सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों तक एहतजाज या पूरी दुनिया के सामने वो पैगाम, अपना मैसेज भी रखना? क्या करना चाहिए? नदीम भाई, बड़ा अच्छा आपने प्रियम्बल दिया, तो उसके बाद कोई रह तो नहीं जाते, आपने सारी चीज़ का अहाता कर लिया। लेकिन बात यह है कि ये तो बात नाकाबिल तरदीद है कि कश्मीर इज़ द बेसिक इशू, बाकी पानी ये सब मेरे ख्याल में हल हो जाएंगे। कश्मीर का मेरी ज़ाती नज़र में मुझे कोई जल्दी से उसका कोई हल नज़र आता नहीं आता, लेकिन हल कैसे होगा? देखिए, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी हमने बहुत कर लिया, बहुत ह्यूमन चेन बना ली, इसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो कि हम सोचते हैं या समझते हैं। और इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, वो जो मोदी जो कि जिस तरह जाके ट्रंप को मिलता था, जैसे वो कहते हैं कुंभ के मेले विछड़े पर आ गया, या ही वॉज टारगेटेड एज अ प्रो US प्राइम मिनिस्टर, बट आई थिंक ही इज़ लूजिंग दैट। और हम उसके बेस में आई लव यू के तहत हम थोड़ा सा करीब हो रहे हैं। ये बात तस्लीम शुदा अमर है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी आज भी चल रही, आपको भी पता है, मुझे भी पता, और चलती रहेगी। और उसमें सफारतकार भी हैं, फौजी जर्नैल भी हैं, ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये वक्त अब ऐसा आ गया है, अगर हम इस हल को सही तरह से जामे तरीके से प्रोजेक्ट करके, इन्फ्लुएंस करके, फैक्ट्स फिगर के साथ हल नहीं करेंगे तो ना हम तरक्की कर सकते हैं। इंडिया हमसे बेहतर ज़रूर है, लेकिन हमें तो अपना एनालिसिस करना है। आज के हालात को हमने ज़रूर एक्सप्लॉइट करना है। फ्रेंडशिप, आपकी जो बायसेस आ रही हैं, जो आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, उसको एक ठोस मजबूत हिकमत अमली के साथ, जिसमें तमाम अहले फ़िक्र को और तमाम अहले जो भी इन्वॉल्व होता है, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन के लोगों को लेके जाएं, आप सॉफ्टवेयर इमेज बनाने के लिए दानिश्वरों को लेके जाएं, तालीम याफ्ता तबके को लेके जाएं, बहुत टैलेंट है आपके पास, लिखने वाले लोग हैं, इनको लेके एक मजबूत स्ट्रेटजी के तहत, सबूत के तहत आप जो लोगों को जाके बताएं कि साउथ ईस्ट एशिया का अमन, पाकिस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के जो अवाम में गुर्बत है, 80% में गुर्बत है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ इसके सलूशन में है। और हम दोनों मुल्क आपस में नहीं कर सकते, इसके लिए बाहर से ही स्ट्रेटेजिक आपको हेल्प चाहिए। और बिल्कुल बुनियादी नुक्ता आप वही रखें जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन था, जो नेहरू ने भी माना था और जो इंडिया में भी सब्सक्राइब्ड है। इसके अलावा आप ट्रैक 2 पे जो मर्जी करते हैं। बिल्कुल सही। बैरिस्टर दानियाल साहब, कल से खबरें चल रही हैं कि जम्मू और वैली की जो हैसियत है वो इंडियन 9 के अंदर वो तब्दील करने के ऊपर गौर कर रही है मोदी सरकार, और 15 अगस्त को इसके ऊपर कुछ ऐलान कर सकती है। लद्दाख के मतलब भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें क्यों नहीं वर्ल्ड कैपिटल्स को आज इंगेज करते, स्ट्रेटजाइज करते कि इस मौके को, इस ऐलान को होने से पहले हम अपना नुक्ता नज़र, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दुनिया के सामने रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, अगर हम इसकी बात करें जो इंडिया में हो रहा है और जो कश्मीर का आवाज़ दबाई जा रही है और जिस तरह आवाज़ बंद की जा रही है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बड़ा जिस तरह वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह उनके बच्चों की आवाज़ें बंद की जा रही हैं, ये बड़ा बहुत ही बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मैं कहूँ सानिया और इश्यूज़ जो रिसेंट वर्ल्ड में है उनमें से एक है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल जो है वो हर जगह प्ले किया, और हम कल भी प्ले करते रहे, आज भी प्ले करते रहे। और ये वो मसला था, ये वो इशू था जो सिर्फ घंटी की मिनट गिनते तक रह गया था, कि जो मुल्क में सिर्फ ये नज़र आता कि आज 300 घंटे हो गए, आज 400 घंटे हो गए, आज 450 घंटे हो गए और स्टेटस चेंज हो गया। दोबारा अमेरिका की डायलॉग लिस्ट में लाने में
उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है, पाकिस्तान के इदारों का बड़ा रोल है, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का बड़ा रोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हम लगे हुए हैं और जिस तरह हमारे डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे हैं, इस पूरी कैंपेन को लीड करने के लिए बिलावल साहब के साथ मिलकर एक पूरी, आप जिस तरह आपको याद होगा कि पूरा जो इंडिया का नैरेटिव था उसके ख़िलाफ़ जो हमारी एक टीम गई थी, उसमें कश्मीर वाज द मेन इशू एंड इट वाज पार्ट ऑफ द डायलॉग। और आज भी हम अपनी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कोई भी अपना डायलॉग शुरू करने से पहले कश्मीर का इशू हाईलाइट करते हैं, और इस इशू को आर्टिकल 374 की जो वायलेशन है इसको सबसे ज़्यादा पहले हम इसको उजागर करते हैं और उसको उठाते हैं। और हमें बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह अमेरिका का एक पॉजिटिव रोल रहा है और दोस्त ममालिक का जो रोल रहा है कि इसमें इंशाअल्लाह अमेरिका का आज तक मसले को हल कराने में कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। देखें, अमेरिका का तो कभी पिछले 2 दहाइयों से इसके ऊपर स्टेटमेंट देने से भी गुरेज किया, उन्होंने कोई बोलने से भी उन्होंने गुरेज किया। वो इसलिए किया कि कमज़ोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। जो आज वर्ल्ड ऑर्डर है, माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है वो अपनी काम करे, ठुकाई करे कमज़ोर की, और ठिका के ठुकाई करे, और उसके बाद मीडिएटर्स बीच में डल जाते हैं और सुलह सफाई कराते हैं। आज ये इनको पता चल गया कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान अपने घुटनों पर नहीं आया हुआ, ये खड़े हुए मजबूत लोगों का मुल्क है, जहाँ जितनी आवाम है वो मुहब्ब वतन, यहाँ की अफवाज को, यहाँ के लोगों को हराना पॉसिबल नहीं। ये 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये तनख्वाह के ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, और इस जज्बे को हराना जो है वो मुश्किल और या इम्पॉसिबल है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आपने रीसेंट हिस्ट्री में या रीसेंट जो पीछे एक्शन जो इक़दाम हुए उसमें आपने देखा कि इसको दोबारा उजागर किया गया, इसके ऊपर बात की गई, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता, हमारा और इंडिया का जो डायलॉग है वो आगे नहीं बढ़ सकता। वलीद इकबाल साहब, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर कॉज को हम लेकर आगे सक्सेसफुली बढ़े नहीं हैं। बहुत से मौके हैं, हमें कहीं कैपिटलाइज कर नहीं सके, अपनी पोजीशन आगे पीछे कभी इधर होते रहें कभी उधर होते रहें। जम के अपनी बात दुनिया के सामने दोहराते रहना चाहिए ताकि वो सुनी जाती रहे। कहीं ना कहीं तो उसका असर हो जाता है, लेकिन हम कभी एक तरफ हो जाते हैं, कभी दूसरी तरफ हो जाते हैं। जी नदीम मलिक साहब, मौके आप कह रहे थे आए हैं बहुत से, और यहाँ अभी दानियाल साहब ने भी कहा कि जी हम कमज़ोर नहीं, हम मजबूत कौम जो है उस पे हम लोग मुश्तमिल हैं। मैं एक मौके से के ज़िक्र से शुरू करता हूँ। मैं अपनी भी राय रखता हूँ तारीख़ के मुताले के हवाले से भी, और बहुत से तज्ज़िये और तज्ज़िया नगार और तारीख़दान इन जो है इस बात को रकम कर चुके हैं और तफसील से कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई अपनी क़ुव्वत और ज़ोर बाजू के बुनियाद पर अगर कभी वाकई तारीख़ में कोई मौका था कि वो कश्मीर को इन्वेड करके लिबरेट कर सकता था, तो वो 1962 में आया था। 1962 में जिस वक्त चाइना ने फ्रंट खोल दिया था इंडिया के साथ, जो उनका नीफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी उस वक्त कहलाता था, नीफा के अंदर, और जिस तरह से बुरी शिकस्त हिंदुस्तान को दी थी, वो वक्त था जब पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, वॉक इन टू कश्मीर कर सकता था और उसको लिबरेट। लेकिन क्या था जी, उस वक्त हमारे मुल्क में फ़ौजी आमरीत थी। उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे वो मुल्क के सरबराह थे, और हमारी मुसल्लह अफवाज के भी जो है वो सरबराह और चीफ़ थे, सरबराह मुमलिकत होने के साथ साथ। और बस वो ये कहना कि आपने कहा ना अमेरिका ने कभी को मुस्बत किरदार अदा नहीं किया उस वक्त तो, और मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो चाहिए ही लेजिटिमेसी होती है। वो जैकी कैनेडी की विज़िट आ गई, वो ये हो गया, कैनेडी ने कहा जान दो सर, छड्डो। मैं तो कह रहा हूँ एक मौका था वो जिसको हमने गंवाया, और उसके फिर अब तफसील में जाना बेकार है। और आज भी हम जो बहुत सी बातें करते हैं कश्मीर के बारे में, और बिल्कुल करनी चाहिए, हमारी जो तक़सीम हिंद और आज़ादी की जो अनफिनिश्ड बिज़नेस है, जो एक नामुकम्मल जहाँ वहाँ की उसकी जो कार्रवाई है, वो यही है कि उसमें फ़ैसला होना था कश्मीर पे, और उस फ़ैसले की बुनियाद क्या होनी थी। उस फ़ैसले की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वहाँ के लोगों को हक़ खुद इरादी, हक़ राय दही जो है वो देना था, और आज तक हम उस पर खड़े हैं। लेकिन फिर हमें इस बात को भी जो है मद्देनज़र रखना चाहिए
कि यही उसूल जो हम कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ, जो मजलूम लोगों के साथ सलूक हो रहा है, जो कश्मीर में राय दही का जो हक़ है उसको पामाल किया जा रहा है, हमें अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए कि हमने मुल्क के अंदर जो है आवाम की राय के साथ कब कब और क्या क्या किया है। बहुत से मौक़ों और के अंदर जाना तो इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे हालिया मौका मैं आपसे नदीम साहब पूछ लेता हूँ या आपके नाजरीन को ये पेश कर देता हूँ, क्या हमने पाकिस्तान के लोगों की राय का एहतराम किया था 8 फरवरी 2024 को या नहीं किया था? हमारे मुल्क में जिस तरह से कश्मीर में एंटी टेररिज्म के लॉज को और छोटे छोटे बच्चों को भी टेररिस्ट कोर्ट में और वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की एक्ट जो उनकी है उसके नीचे, और वो पोटा और क्या कुछ उनके लॉज हैं उनके नीचे किया जाता है, ट्राई और वो सब, हमारे यहाँ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो मिल रही है लोगों को। हमारे यहाँ जुवेनाइल्स को एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में नहीं ट्राई किया जा रहा। मैं आज इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे से गुजर रहा था तो मैं बड़ा देख रहा था, ह्यूमन राइट्स को रिस्टोर करो। मैं बड़ा खुश हुआ, यार इतना अच्छा है। वो कश्मीर के बारे में लिखा हुआ था। भाई अपने मुल्क में भी ह्यूमन राइट्स की जो है आज़ादी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल असेंबली, राय दही का हक, हमारा अपना रिकॉर्ड। और फिर उसके अलावा ये देख लें हमारा रिकॉर्ड मिसिंग पर्सनस और इस तरह की चीज़ों के हवाले से जो है वो हमारा इंटरनल रिकॉर्ड जो है, और वो दुनिया की रिपोर्ट्स उस पर आती रही हैं, बशमूल US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स में। लोगों को घरों में रेड करती है पुलिस, लोग नहीं मिलते, ये पाकिस्तान के अंदर होता है, तो उनके घर के मुलाजमों को ले जाते हैं, उनके घर के बच्चों को ले जाते हैं। और अब तो ऐसा दौर आ गया जब ख़वातीन को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। तो हमें इन सारी चीज़ों, हमें बैनुल अक़वामी आवाज़ उठाते वक्त ये भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है किस तरह की जो है अपने अवाम के साथ और अपनी कौम के साथ जो है क्या सलूक कर रहे हैं। इसको अभी उससे वी कांट टर्न अ ब्लाइंड आई, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। और ये एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान की हर अक्रॉस द बोर्ड जो है आवाज़ सबकी एक होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बहुत बड़े तबके की आवाज़ को बंद, अरशद मलिक साहब से भी इसके ऊपर जी आपके जो नुकात हैं इनसे भी जवाब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से को पाकिस्तान के अगर आप सप्रेस करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान एक आवाज़ किस तरह बना सकेगा? ये मेरा सवाल है सर। 2 हिस्से हैं जी अरशद मलिक साहब। एक तो उन्होंने 62 वाला कहा, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं, मैं आप ही की ज़बानी सुनना चाहूँगा। एक पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन हो, 2024 का हो, 13 का हो, कोई और इलेक्शन हो, उसके अंदर जो कुछ हम करते हैं उसका क्या हमारी लॉजिक है, मैं समझने से कासिर हूँ कि आधी रात को आपके सिस्टम बंद हो जाते हैं, कभी डबल स्टैंपिंग का, कभी 35 पेंचर का, कभी कोई और वाला सामने आ जाता है। तो हम बड़ी अवॉइड कर सकते हैं ना इस चीज़ों को। वलीद इकबाल इलेक्ट हो जाए या दानियाल चौधरी इलेक्ट हो जाए, दोनों सच्चे पाकिस्तानी हैं ना, इसी कौम के बेटे। हमें इससे क्या, अगर कौम इनको वोट देती है या उनको वोट देती है, जो मुंतखब हो आ जाए। देखें, जो पहला वाला इशू है वो तो बड़ा क्लियर है कि इस तरह के जो जब आपकी महाजर आई होती तो फिर आप कहेंगे कि जब 1948 में या 47 में जब शुरू हुआ उस वक्त भी अगर हम चले जाते तो शायद हम पठानों के साथ मिलकर उसको कब्जा कर लें। सिर्फ 62 में हुआ। फिर जब ये कारगिल का इशू हुआ उस वक्त भी हम बड़े करीब थे, अगर हम सप्लाई लाइन और अपनी सप्लाई चेन को। तो कारगिल क्या राइटली प्लान था? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इट वाज पोरली प्लान्ड, और मे बी अगर हम ये कहें कि वन साइडेड था और वन फोर्स कॉन्सेप्ट था, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज देयर आर मेनी सच कंट्रोवर्सीज व्हिच वी। सो जो हम बात कर रहे थे, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर फोकस करें कि मिलिटरी सोल्यूशन, वो तो नहीं निकलने लगा। और आज तो मिलिटरीली आप ये सोचे ही ना। तो इसलिए हमारी तवज्जो बिल्कुल जो आपने निशानदेही की वो है डिप्लोमेटिक फ्रंट। और डिप्लोमेटिक फ्रंट में जब आपकी रेलेवेंस बन जाती है, जब फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, उसको आपने कैसे एक्सप्लॉइट करना है और कितनी जल्दी और कितने इफेक्टिवली। हमारी जंग की टर्म में कहते हैं इफेक्ट बेस्ड जो इम्पैक्ट या इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल है नदीम भाई, ये वो वक्त है जबकि इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। इंडिया कॉर्नर हुआ है, चीखें निकल रही हैं, मोदी पे प्रेशर बहुत है, उसकी जो अपोजिशन है वो भी खुला के आ गई है। उन्होंने उसको एक फेलियर प्राइम मिनिस्टर और फेलियर, और ये अभी कंटिन्यू करना है उसके ऊपर दबाव, ये रिवर्स नहीं होना, ये बरकरार रहना है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसे हम कह रहे हैं कि जिसमें तमाम मुकातबे फिक्र को लेके एक हम आहंगी के साथ। हम आहंगी कैसे आए सर? अभी जो वली साहब ने इतनी लंबी चार्जशीट गिनवाई, मैं कहूँ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा ना, और ये हर दौर में होता रहा, तो हम क्यों नहीं इससे बाज आते? देखें, ये तो आपको अपने इंस्टीट्यूट्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है, मेरा ये शोभा नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचेंगे कि ये आज की नहीं दास्तान, ये दास्तान तो कब से शुरू हुई,
और उसमें किसी एक फरीक को आप वोट दे, एक बंदा नहीं है, तो कंटिन्यूस सारे कंटिन्यूड हैं और सारे शामिल हैं। कहीं हम कमज़ोर हो जाते हैं, कहीं आप लोग कमज़ोर हो जाते हैं मीडिया के एहतराम के साथ, और कहीं सियासतदान भी। तो जब तक सर आप एक अपनी स्ट्रेटजी और अपनी क्लियर माइंडसेट, आपने खुद ही कहा 2018 में कुछ हुआ, फिर 2000 अगले में कुछ हुआ, उससे पहले में भी कुछ हुआ, शायद एक आध इलेक्शन के कोई भी इलेक्शन ऐसा फेयर तो शायद हुआ ही नहीं। तो मेरे ख्याल में हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए कि मेरा क्या रोल रहा, मैंने किस तरफ बायसेस किए। तब जब आप इसको अपने अपने बायसेस को सामने लेके आएंगे, कंसोलिडेट करके आपस में बैठेंगे, तो ज़रूर हल निकलेगा। मैं तो इसमें बड़ा पुरुमीद हूँ। हल निकलेगा जब आप बड़ा पन लेके, और जिसके पास बड़ा पन है वो उससे ज़्यादा बड़ा पन लेके सबके साथ बैठे और इसका हल निकले। सर ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन वो नून लीग वालों का नारा था वोट को इज्जत दो। तो बहुत सारे पाकिस्तान के वो लोग जो फैसला करने की पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, जिनके पास ताकत है, मेरे पास तो नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट, उससे सवाल उठाता हूँ। तो अगर उसी वोट को इज्जत रहने दें, मुंतखब हो जाने दें जो मुंतखब होता है, मैं कहता हूँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है, कोई एक भी इनमें ऐसा नहीं है पार्लिमान के अंदर जो अंदर बैठा हुआ है, जो इलेक्शन हार के बाहर बैठा हुआ है, कि जो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन सर आप तो हम वो खेल खेलते ही क्यों हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है? आप ये भी बताएं ना कि आप कहते तो हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन आप उसके लिए कुछ करें भी सही, फिर आप हमें इज्जत आप भी तो मिलकर सोचें ना, आपने क्या किया। जब आप हमें देखें, आप याद रखिएगा, पानी अपनी जगह बनाता है। जब आप प्लेस छोड़ेंगे तो किसी और की प्लेस बनेगी, आप प्लेस नहीं देंगे किसी और की जगह नहीं बनेगी। एक ब्रेक ले लेंगे हमारे। वेलकम बैक। दानियाल साहब, जो पीटीआई के टॉप टियर है पार्लियामान के अंदर, उसको आपने सारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल करार दे दिया, तो इज इट द राइट मूव? दिस इज द वे फॉरवर्ड? नदीम साहब, आपने कोई पीटीआई का टॉप टियर आपने डिस्क्वालीफाई हमने नहीं कराया, बंदा कोई नहीं छोड़ा। आपने एक दो सोचें थी पाकिस्तान में। एक सोच थी जलाओ, घिराओ, तफरीक, आग लगा दो, सिविल नाफरमान करो। आपके मुल्क के सिपा सलार, आपके आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए डायलॉग करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलने के जाएं और उनके ख़िलाफ़ गद्दार के स्लोगन्स लगें, वहाँ की पेड कैंपेन हो, और पेड कैंपेन उसी गाड़ी में जिसमें दूसरी पेड कैंपेन हो रही है, बलूचिस्तान को अलग किया जाए पाकिस्तान से, उसी में जो बलूचिस्तान को तोड़ने की कैंपेन कर रही हो। मुझे बताएं कि ये दो सोचें, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच और जलाओ घिराओ की सोच इकट्ठी नहीं चल सकती। और ये दिस लाइन हैड टू बी ड्रॉन, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सर पूछ लो, जो लाइन जो शिबली फ्राज हैं, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, इन्होंने आग भी जलाई और गाड़ियां भी इन्होंने चलाई वहाँ पे। ये नाम कोई मायने नहीं रखते, मैं आपको बताऊं। इसमें आप मेरा नाम ही डाल दें, इनका भी नाम डाल दें और चार और डाल दें। ये सज़ाएं उस बयानिए को हुई हैं, ये सज़ाएं उस माइंडसेट को हुई हैं जो दो लाइनें ड्रॉ करता है, जो मुल्क को तोड़ने की। इन्होंने आग लगाई और वहाँ को गाड़ियां चलाई। नहीं, मैंने आपको कहा कि इन बंदों को भी छोड़ दें, ये नाम मायने नहीं रखते। ये उस मायने रखते हैं सर। एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट है, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल। ये सज़ा उस बयानिए को हुई है जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। ये सज़ा उस बयानिए को हुई है जो लोगों के बच्चों को, लीडर कहते हैं कि लोगों के बच्चों को सर पे कफन बांध कराओ, मुल्क को बंद कर दो, आप सरकारी अमलात को आग लगाओ, स्टेट टेलीविजन के ऊपर। पूरी दुनिया में ये नहीं होता। हमने जो लिबर्टी दी हुई थी, हमने जो स्पेस दी हुई थी, दैट लाइन हैड टू बी ड्रॉन। इन लोगों को शायद कल रिलीफ मिल जाए, 2 हफ्ते बाद मिल जाए, 3 हफ्ते बाद मिल जाए, किसी को ठीक सजा हुई है, गलत सजा हुई है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान तोड़ने वाले इस चीज को, मैं इस चीज, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं? शिबली फ्राज और दोबारा कहा कि ये फर्द को सजा नहीं हुई, ये इन बंदों को सजा नहीं हुई, तो फर्द को ये उस बयानिए को सजा हुई है जो आपने अमेरिका में। स्टेटमेंट है। नहीं, ये उस बयानिए को नदीम साहब सजा हुई है जो बयानिया कहता था कि IMF को कि मैं पाकिस्तान को बंद कर दूंगा जब पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार मजदूर के साथ तुमने मुआहदा किया। ये सजा उस बयानिए को हुई है जिस बयानिए ने कहा कि अगर दोबारा ये काम होगा तो हम फिर शोहदाओं के मुजस्समे जलाएंगे और लोग निकल के इसी तरह आग लगाएंगे। ये सजा उस बयानिए को हुई है जो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करता था। और उस बयानिए को सजा देने के लिए शायद बाज़ दफ़ा कुछ अक्रॉस द बोर्ड कुछ लोग शायद ज़्यादा चले जाएं, कम चले जाएं, लेकिन वो दैट लाइन हैड टू बी ड्रॉन एंड दैट लाइन इज़ ड्रॉन। और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि इनकी वजह से, इसकी वजह से आपका मुल्क एक सही रास्ते के ऊपर होगा, एक सही पाथ के ऊपर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी और चीज़ों का हल निकलेगा।
आप गाड़ी को पटरी से उतार के कहते हैं कि मुल्क सही रास्ते पे चल जाएगा। गाड़ी को पटरी से उतारा नहीं है, आपने गाड़ी के स्क्रू टाइट किए हैं जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी। हर 2 हफ्ते बाद गाड़ी उतर जाती थी या 2 मिनट बाद उतर जाती थी। अब वो गाड़ी ठीक चलेगी इंशाल्लाह। जो लोग हैं, देखिए मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको उनके साथ स्पेस देनी चाहिए। उनको बाज़ दफ़ा चीज़ें गलत ऊपर नीचे हो जाती हैं, उनको चलाना चाहिए, सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन दैट बयानिया, वो जो बयानिया था उसको रोकना था, उस बयानिए को मारना था, ख़त्म करना था कि 2 बयानिए नहीं चल सकते। सर आपकी तो जनरेशन ने पूरा मुल्क देख लिया, वलीद साहब की जनरेशन ने भी देख लिया, मेरी और मेरे से जो पिछली जनरेशन हैं, मतलब कि वी आर द वंस कि जो आगे आगे आ रहे हैं। और क्या ये हम अपनी जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो 19, 20, 22 साल के लोग हैं, हम उनको क्या सिखा के जा रहे थे? आप क्या सिखा के जा रहे थे नदीम साहब? या ये पूरी एक जनरेशन को तबाह के ये सीखना या ये कहना कि आप मुल्क को आग लगाओ, मुल्क के खिलाफ सिविल नाफरमानी करो, मुल्क को बंद करो, दैट बिहानिया हैड टू बी स्टॉप्ड। मैं माजरत के साथ एक चीज़ अपनी नाकामी महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। जो कुछ आज भी आप कर रहे हैं या जो कुछ इमरान खान के दौर में हो रहा था, मुझे इसके ख़िलाफ़ शायद इससे 100 गुना ज़्यादा कुव्वत से आवाज़ उठानी चाहिए थी। और उन बच्चों जो 20-22 साल के बच्चों के सवालात हैं उनका ज़्यादा अच्छे से जवाब देना चाहिए था। ना आप ठीक कर रहे हैं, ना इमरान खान ठीक कर रहा था। और ये पाकिस्तान का निज़ाम को डिरेल करने में आप दोनों का मैं स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूँ। मेरा तो ये कहता है कि मैं आपसे एग्री करता हूँ और स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, जो कहता है कि फैशिज्म से आपके मामले हल नहीं होते, ज़ोर ज़बरदस्ती से हल नहीं होते, चीज़ें डायलॉग से ही होती हैं, पार्लियामान में होंगी और इकट्ठे बैठ के ही हल होंगी। वलीद इकबाल साहब, आप क्या फरमाते हैं? मेरे ख्याल में क्लासिक एग्जाम्पल है, आप खुद भी कोशिश कर रहे थे इनको ठीक रास्ते पे लाने की, लेकिन ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आंखों पे पट्टी बंधा होना और अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के जो मुतरादिफ बात है ना, फूलिंग वन सेल्फ। गद्दार, फॉरेन एजेंट, ये 2 अल्फाज पाकिस्तान की सियासत में शुरू फील्ड मार्शल अयूब खान ने किए थे जब वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ इलेक्शन में उतरे थे। और उस इलेक्शन, अब तो उस पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, उस इलेक्शन की नताइज किस तरह से बरामद हुए, उस इलेक्शन में बानी पाकिस्तान, खालिक पाकिस्तान, बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एक निशानी थी, उनकी छोटी बहन, उनके साथ जो सलूक हुआ और वो सारा वो सबके सामने है। उसकी अब तफसीली बात जो है करना ज़रूरी नहीं है। और अभी मैं एक और बात भी अहम है, क्योंकि अभी पिछले दौर में सवालात के हो रही थी, ये जो नरेंद्र मोदी को अब अपने मुल्क के अंदर जिन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का सामना है, देखें 2 इलेक्शन वो जीत के या कितना कुछ करके आए हैं, लेकिन अब सब ये समझ रहे हैं कि नविश्ता दीवार है क्या, कि अगले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो RSS है उसको शिकस्त होगी। और आप ये बात कह चुके हुए हैं अभी अपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कि अगर इस जमहूरी अमल को, लोगों की राय दही की अमल को पूरा मौका दिया जाए और जब हम अटैक करते हैं ना इंडिया को कि जी वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उनके पास भी हमें अटैक करने के बहुत से ये तरीके होते हैं कि आप अपने सिस्टम को देख लें और आप ये देख लें कि आप अपने लोगों की आवाज़ को कितना देखें। वहाँ कश्मीर के अलावा शायद कोई सूबा और कोई वफाक का इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई वहाँ उंगली उठाता है, हालांकि हफ्तों बाद नताइज आते हैं, कोई उंगली नहीं उठाता कि जी ये धांधली हुई है या इसमें फॉर्म 45 और 47 इस दफ़ा राहुल ने उठाए हैं जी। इस दफ़ा राहुल ने कहा कि अगर वो मोदी के हम इलेक्शंस के रिजल्ट निकालें तो पता चलेगा कि उसके पास कोई 70-80 ऐसी सीटें हैं जो वो धांधली से जीत के आए। इस दफ़ा राहुल गांधी ने उठाए। पाकिस्तानी निज़ाम ने कहीं कहीं असर दिखाया है। एक ट्रंप अमेरिका के इंतखाबात के अंदर बाज़ दफ़ा रिफ्लेक्शन पाकिस्तानी इलेक्शन की आती है और एक अब नरेंद्र मोदी के भी इंतखाब के ऊपर आ गई है जी। बहरहाल वहाँ पे जमहूरी अमल को डीरेल नहीं किया जाता, उसके नताइज आ जाते हैं। मैं चलें समझ लें जो भी हुआ, लेकिन अगला इलेक्शन जो है आप हम और हम सबको अंदाज़ा है कि वहाँ पे जो है किस किस्म के नताइज जो हैं वो आएंगे और किस तरह। बात सही है, मोदी ट्रबल में है, मोदी ट्रबल में है। और जहाँ पे देखें, मैं इंग्लिस्तान जब पढ़ने गया तो 10वां 12वां पता नहीं कितना 15वां साल था मार्गरेट थैचर को प्राइम मिनिस्टर हुए हुए, और बस उस मेरे आंखों के सामने क्या होता है जी, एक तो उनको अपनी पार्टी जो है रद्द करती है और जॉन मेजर आ जाते हैं इन हाउस, और फिर इलेक्शन आता है और उसके बाद टोनी ब्लेयर, और कितने दहाइयों के बाद, कितने अरसे के बाद। बट ये है कि सूनर और लेटर अगर डेवलप्ड और प्रॉपर जो है पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक सिस्टम हो तो सूनर और लेटर वो उसमें तब्दीली आ जाती है। लोग सारी ताहयात किसी को नहीं एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है इस तरह का मौका देते।
और हर एक को अपनी गलतियों का जो है कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है। तो उसके अलावा मैं आपने कहा ना मेरी क्या राय है जी, मैं आपको सब बता दूं कि अगर पाकिस्तान को तोड़ने की बात किसी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी या उसके लीडर ने मेरे नॉलेज में कभी की है तो वो उस आदमी का नाम अल्ताफ़ हुसैन है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पार्टी ऐसी है जिसको जलाओ, घेराओ और बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी है, उसका नाम PTI नहीं है। वो पार्टी हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। वो पार्टी जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए लोगों पे कराची में गोलियां चला रही थी। ये वो भी मई की तारीख थी, कोई गालिबन वो 8 मई था या क्या था, जो 2007 से 12 मई। तो ये हमारे पे ऐसी उंगलियां उठाने के हमने वो दिन भी देखे हुए हैं जब पार्टी हमारी को मजाक उड़ाया जाता था। इमरान खान 20-25 लोगों के साथ अकेले खड़े होते थे किसी कंटेनर के ऊपर 0 पॉइंट पे, और नीचे 25-30 और लोग होते थे, और वो कहा करते थे मुझे अगर अकेला भी खड़ा होना पड़ जा, क्या इन जिन इश्यूज़ में वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे, ड्रोन अटैक्स में, दूसरों की जंग में हिस्सा बनने में, ये वक्त भी था। और अब देख इस मामले में आप लोग कोई अपने आप को शहीद मत बनवाएं। आपके दौर के अंदर जो कुछ आपने किया था, कोई बंदा छोड़ा नहीं था अपोजिशन का जिसको आपने जेल में नहीं था डाला, वो दुरुस्त मिसाल नहीं थी। लेकिन जो मिसाल ये बना रहे हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो गलत था तो अब भी गलत है ना। वो जस्टिफाइबल था, ये अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर सर, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नवाज शरीफ को सजा हुई थी। आपका सियासी मुखालिफ होगा ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की मॉकरी ऑफ जस्टिस जो है उसके ऊपर डिफेंड नहीं किया जा सकता ना। अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दे दिया था। ये निज़ाम था सर, कोई खुदा का नाम है। हाँ जी, बट ये देख लें कि अभी जो मौजूदा साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर 186 केसेस हैं, और उनमें से 4 जो हैं सर, ये मजाक है ना, 4 के नताइज जो हैं वो आ गए हैं। 3 की धज्जियां उड़ चुकी हैं, चौथा वाला लगने नहीं दे रहे। 5 महीने हो गए हैं। देखे ना इद्दत केस के साथ क्या हुआ, धज्जियां उड़ गई। क्या हुआ साइफर केस के साथ, धज्जियां उड़ गई। शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो सबसे बेहुदा मुकदमा होगा ना, पता नहीं कोई अगर रैंकिंग करूं तो शायद टॉप ऑफ द लिस्ट यही आएगा। ये इद्दत वाला कोई जिन्होंने किया था उनको भी अगर नदीम मलिक साहब तो इसको ना छेड़ते। मैं अक्सर मिसाल और अखबार लेके आता हूं आजकल ना, क्योंकि जर्नलिज्म कहा जाता है इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, और मैं अक्सर डॉन अखबार दिखाता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बड़ी जुर्रत की है, 1 नहीं 2 ये मज़ामीन देखें जस्टिस सिस्टम के बारे में जो इसने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आया है, और किस तरह से वो दिखाया है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो तबाह बर्बाद जो है। ये अल्फाज उसके हैं, मेरे नहीं है, और ये मेरा अखबार नहीं है। और ये फिर जो उन्होंने इदारिया लिखा है आज PTI ऑन द स्ट्रीट्स, इससे भी पता लगता है। और ये भी बता रहे हैं कि जी ठीक है, गवर्नमेंट समझे कि वो अपने आप को कि बड़ी मजबूत है, और इमरान खान बहुत पॉपुलर है, ये कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ा लूज़र पाकिस्तान की जुडिशरी है। और वो उसका भी आप जिक्र कर चुके हैं। 26वीं तरमीम के बाद अब क्या हो गया, और अब 27वीं के बाद क्या होना है। अच्छा, एक बिल्कुल एंड पे 2 मिनट रह गए। अरशद मलिक साहब से एक ट्रंप का शॉर्ट चलवा के उसके ऊपर भी कमेंट ले लें। ट्रंप साहब ने भारत को क्या बोला? India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. अरशद मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राज़ील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, अफ्रीका से। तो ये चलेगा काम आगे? 2 पहलू है इसके। पहला है ब्रिक्स आपको पता है कि मुतबादल एनर्जी और वो जो मुतबादल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने। NDB बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए, और उस पर जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो IMF और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। फिर अगर आप ये देखते हैं कि सऊदी अरब, UAE, मलेशिया और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं तो 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स में चली जाती, 20% ऑयल के रिजर्व पर से। मिडिल ईस्टर्न आएंगे नहीं ना, क्योंकि ऑयल ट्रेड जिस दिन डॉलर डिनोमिनेटेड छोड़ दे, लोकल करेंसीज में आ जाए, तो उस दिन तो डॉलर फारिग हो गया। 8 से 10 साल बाद आप देखिएगा कि डॉलर और ये अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो क्या फर्क पड़ता है। 8-10 से शायद पहले हो जाए, क्योंकि यही खतरा है जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। सो एक ब्रिक्स है और दूसरा टैरिफ। सो टैरिफ पे 25% तो इंडिया को कह दिया गया, और ये भी कहा गया कि एनीबडी हु कॉल्स फॉर ब्रिक्स एडिशनल 10%। सो इंडिया इज डेफिनेटली इन अ कॉर्नर। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा, और हमारे लिए इस वक्त बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज़ करते हैं, बिकॉज
जैसे अब आप पे ब्रिक्स का टैरिफ आता है 25%, दूसरा टैरिफ आता है। आपको पता उन्होंने इंडिया ने जल्दी से वो जो बोर्बन विस्की है और जो मोटरसाइकिल हैं उस पर अपनी ड्यूटीज़ कम कर दी, वो कर तो रहा है। बट आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस वे बाय वी शुड एक्सप्लॉयट टू थिंग्स, वन जिसका आपने पहले जिक्र किया, और दूसरा अपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है उसको इस तरफ लेके आए। बिल्कुल सही है। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।